डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन एम्फिओक्सिस के बारे में बताऊंगी। कंटेंट्स: फूड, फीडिंग मैकेनिज्म एंड डाइजेशन। फूड: Branchiostoma is a microphagous animal feeding on diatoms, desmids, protozoans, and other pelagic microscopic organisms suspended in seawater. ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस एक सूक्ष्म भक्षी जंतु है जो समुद्र के जल में निलंबित डायटम्स, डेस्मिड्स, प्रोटोजोन्स और दूसरे सतह पर तैरने वाले छोटे ऑर्गेनिज्म्स को खाता है। फीडिंग मैकेनिज्म: ब्रैंकियोस्टोमा इज ए सीलियरी और फिल्टर फीडर लाइक एन एसिडियन। ब्रैंकियोस्टोमा एसिडियन की भांति एक पक्षाभी अथवा फिल्टर फीडर है। The animal leads a sedentary life buried in sand and with only the anterior body and protruding out into water. जंतु रेत में दबा हुआ स्थानबद्ध जीवन यापन करता है और केवल शरीर का अग्र छोर पानी में निकला रहता है। Food particles are filtered from the current of water entering pharynx through mouth. भोजन कण मुख से फेरिंक्स में प्रवेश करने वाली जल धारा में से छान लिए जाते हैं एंड फाइनली गोइंग आउट थ्रू एट्रियोपोर, और जो अंत में एट्रियोपोर छिद्र से बाहर निकल जाती है। The rotatory movements of cilia of wheel organ cause a rolling current of water into mouth. व्हील ऑर्गन के सीलिया की घूर्षण गति से मुख में चक्कर खाती हुई जलधारा प्रवेश करती है। The buccal cilia fringing the oral hood turn inwards to form a fine mesh or sieve that prevents the entry of larger food and scent particles. Oral hood पर झालर बनाने वाले बक्कल सिराई अंदर को पलटकर एक बारीक जाली या छलनी बनाते हैं जो रेत और भोजन के बड़े कणों के प्रवेश को रोकती है। While passing through enterostome, the water current is further filtered by the velar tentacles so that only very fine food particles enter the pharynx. एंटीरोस्टोम में प्रवेश करते समय जल धारा को व्हीलर टेंटिकल्स और छान देते हैं ताकि भोजन के केवल बहुत बारीक कण फेरिंग्स में प्रवेश कर सकें। The chemoreceptors present on buccal cilia and velar tentacles probably serve to test the nature of water current and food particles. बक्कल सिराई और व्हीलर टेंटिकल्स पर उपस्थित कीमोरिसेप्टर्स संभवतः जलधारा और भोजन के कणों की प्रकृति का परीक्षण करते हैं। Food particles that escape the main current are caught up and concentrated by the mucus
secreted by the Hatch's groove and pit in the oral hood. मुख छद में उपस्थित भोजन कण जो मुख्य धारा से छूट जाते हैं उनको हैडचेक की खांच और गर्त द्वारा स्रावित म्यूकस चिपकाकर उनका स्रावण करता है. These food particles are pushed through enterostome into pharynx by the rolling action of wheel organ and join the main current. ये भोजन कण भी व्हील ऑर्गन की घूर्णन गति द्वारा आंत्र मुख में से फेरिंक्स में धकेल दिए जाते हैं जहां वे मुख्य धारा में मिल जाते हैं. The ingress of water into pharynx is controlled by the velum. जल के फेरिंक्स में प्रवेश को विलम नियंत्रित करता है. Periodically, the atriopore closes and the transverse muscles of the atrial floor undergo sudden contraction. समय समय पर एट्रियोपोर बंद होता है और एट्रियोपोर के फर्श की अनुप्रस्थ पेशियों में आकस्मिक संकुचन होता है. This sets a reversal of water current or rejection current ejecting out forcefully through the enterostome and mouth. इससे आंत्र मुख और मुख से बलपूर्वक निष्कासित विपरीत जल धारा या निराकरण धारा उत्पन्न होती है. As a result, the velar tentacles and buccal cirri are able to shed off larger food or scent particles accumulated on them. परिणाम स्वरूप विलर टेंटेकल्स और बक्कल सिराई अपने ऊपर एकत्रित रेत और भोजन के बड़े कणों को गिराने में सफल होते हैं. Pharynx plays the most important part in food collection. The outward beating of lateral cilia on gill bars and atrial cilia on their outer surface drive the water current through gill slits into atrium and finally passing out through atriopore. भोजन संग्रह में फेरिंक्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग लेता है. गिल बार्स पर उपस्थित लेटरल सीलिया तथा आउटर सरफेस या बाह्य तल पर स्थित एट्रियल सीलिया अपने बाह्य कंपनों द्वारा जल धारा को गिल स्लिट्स में से एट्रियम में फेंकते हैं और अंत में एट्रियोपोर द्वारा बाहर निकालते हैं. This also facilitates the inflow of fresh water current through mouth. इससे मुख में नवीन जल धारा के प्रवेश में भी सुविधा होती है. Inside pharynx, the food particles get entrapped in mucus secreted by the glandular tracts of endostyle and by pharyngeal epithelium.
फेरिंग्स के अंदर भोजन के कण एंडोस्टाइल के ग्रंथिल प्रदेशों और फेरिंजियल एपिथेलियम द्वारा स्रावित म्यूकस में फंस जाते हैं। The endostylar cilia and the frontal cilia of gill bars beat upwards so that mucus sheets laden with food particles move dorsally to the epipharyngeal groove. Endostylar cilia और गिल बार्स के फ्रंटल सीलिया ऊपर की ओर कंपन करते हैं। इससे भोजन के कणों से लदी श्लेष्मल परतें पृष्ठ और एपिफेरिंजियल ग्रूव में चली जाती हैं। द फूड पार्टिकल्स सेटलिंग डाउन इन द प्रीब्रैंकियल रीजन ऑफ फेरिंग्स आर आल्सो स्वेप्ट अप by the cilia of peripharyngeal bands to the mid-dorsal epipharyngeal groove. फेरिंग्स के प्रीब्रैंकियल रीजन क्षेत्र में बैठ जाने वाले भोजन के कण भी पेरीफेरिंजियल बैंड्स के सीलिया द्वारा मध्य पृष्ठ एपिफेरिंजियल ग्रूव में सरका दिए जाते हैं। The cilia of epipharyngeal groove beat backwards, moving the food-laden mucus into the esophagus in the form of a narrow food cord or food cylinder. एपिफेरिंजियल ग्रूव के सीलिया पीछे की ओर कंपन करके भोजन भरे म्यूकस को एक संकीर्ण खाद्य रज्जु फूड कॉर्ड या खाद्य बेलन फूड सिलेंडर के रूप में ईसोफेगस में भेज देते हैं। The controlling mechanism of ciliary mode of feeding in branchiostoma is not understood clearly. The afferent and efferent nerve fibers in the atrium possibly play important role in feeding. Moreover, the rate of flow of water inside is also controlled by intensity of beating of cilia and also by degree of contraction and relaxation of inhalant and exhalant apertures. ब्रैंकियोस्टोमा में फीडिंग के सिलियरी मोड के कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को स्पष्ट रूप से समझा नहीं गया है। संभवतः एट्रियम के एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर्स फीडिंग में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त सीलिया के कंपन की इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता तथा इनहेलेंट और एक्सहेलेंट अपर्चर्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की डिग्री अंदर की तरफ पानी के बहाव की गति को कंट्रोल करते हैं। बोन experimentally showed that after ingestion of sufficient food, collection is stopped until food already taken in is digested. बोन ने एक्सपेरिमेंटली ये दिखाया कि जब पर्याप्त मात्रा में फूड को ग्रहण कर लिया जाता है तो यह क्रिया रुक जाती है और ये जब तक रुकी रहती है तो जब तक कि पहले से लिया हुआ भोजन पूर्ण रूप से
पाचित ना हो जाए। ये देखिए, इसमें इस डायग्राम में हमें टीएस ऑफ फेरिंग्स और एट्रियम दिखाई दे रहा है, जिसमें फीडिंग करंट के बहाव को दर्शाया गया है। यानी कि फेरिंग्स और एट्रियम की आरेखीय अनुप्रस्थ काट में अशन धारा के पथ का प्रदर्शन इस डायग्राम में किया गया है। देखिए, गिल जो अंदर जो जल की धारा फेरिंजियल कैविटी में आ रही है, वो जब ये इसके साथ आए हुए भोजन के पार्टिकल्स फेरिंग्स में नीचे की तरफ भारी होने के कारण नीचे की तरफ बैठने लगते हैं, वैसे ही वो एंडोस्टाइल के सीलिया द्वारा ऊपर की तरफ धकेल दिए जाते हैं। इसके अलावा फ्रंटल सीलिया भी इनको ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। तो वैसे वैसे ये भोजन के कण ऊपर की तरफ एपिफेरेंजियल ग्रूव की तरफ धकेले जाते हैं और जल की धारा एट्रियल सीलिया इनको बीट करके जल की धारा बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से एरो द्वारा पूरे फीडिंग करंट को हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस डायग्राम में हमें एलिमेंट्री कैनाल में सिलियरी करेंट्स और भोजन की गतियाँ को हम इसमें देख रहे हैं, जो कि इन गतियों को विभिन्न एरो की सहायता से इस डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, फूड करंट ओरल हुड से होते हुए अंदर प्रवेश कर रही है। वहाँ पर फिर ओरल सिराई इनको छानने का काम कर रहे हैं। उसके बाद व्हीलम में पहुँच रहे हैं। व्हीलर टेंटिकल्स से भी इनको यहाँ पर छानते हैं और फिर ये जल की धारा फेरिंग्स में प्रवेश करती है। फेरिंग्स में जब ये भोजन के कण नीचे बैठने लगते हैं तो एंडोस्टाइल इनको ऊपर की तरफ धकेलती है। ऊपर की तरफ जाते हुए ये साथ में म्यूकस से मिलते चले जाते हैं और इस तरह से एक फूड कॉर्ड बनती है, जो कि फूड कॉर्ड बाद में कहाँ पर पहुँचती है, ईसोफेगस में। और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर ईसोफेगस के बाद फिर ये मिडगट इसमें दिखाई दे रही है। मिडगट डाइवर्टिकुलम में दिखाई दे रहा है। मिडगट डाइवर्टिकुलम में प्रवेश कर रही है। फिर मिडगट में जो लेटरल सिलिएटरी ट्रैक्ट हैं, वहाँ पर ये सीलिया यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं। उसके बाद जल की धारा, ये भोजन के कण जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फूड कॉर्ड जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और रोटेटिंग इलियोकोलिक रिंग में इसका रोटेशन होता है। तो यहाँ पर ये फूड कॉर्ड जो है वो रोटेट होती है, पूरा फूड मास रोटेट होता है और उसके बाद धीरे धीरे ये जैसे जैसे हमको यहाँ पर इसमें एरो दिखाई दे रहे हैं, उसी दिशा में ये आगे की तरफ भोजन के कण डाइजेशन के साथ साथ क्रिया में आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। Digestion. Digestive enzymes are secreted from two sources, midgut diverticulum and the midgut epithelium. पाचक एंजाइम्स दो स्रोतों द्वारा सिक्रेटेड किए जाते हैं, एक तो मिडगट डाइवर्टिकुलम और दूसरा मिडगट एपिथीलियम।
The food caught from pharynx passes through esophagus into midgut. फूड कॉर्ड फेरिंक्स से ईसोफेगस होते हुए मिडगट में पहुंचती है. Bilateral tract of cilia, it is directed into midgut diverticulum and driven again to midgut by ciliary action. फेरिंक्स से आया खाद्य रज्जु ईसोफेगस से मध्यांतर में चला जाता है. पक्षाभों का या सीलिया का पार्श्व प्रदेश उसे मिडगट डाइवर्टिकुलम में भेजता है और फिर सीलियरी क्रिया से पुनः मिडगट में आ जाता है. डाइजेशन स्टार्ट्स इन द मिडगट एंड कंटिन्यूअस इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. पाचन मिडगट से प्रारंभ होकर आंत के शेष भाग में चलती रहती है. इन द इलियोकोलिक रिंग द फूड कॉर्ड अंडरगोज रोटेशन ड्यू टू सीलियरी एक्टिविटी. इलियोकोलिक रिंग में खाद्य रज्जु सीलियरी एक्टिविटी के कारण घूर्णन करता है. दिस ब्रेक्स अप द फूड मटेरियल इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स, thoroughly mixes up enzymes with food and delays the backward passage of food to allow more time for the action of enzymes. इसमें खाद्य पदार्थ और भी छोटे कणों में टूट जाते हैं. एंजाइम्स भली भांति भोजन में मिल जाते हैं और भोजन को पीछे की ओर धीमी गति होकर एंजाइम्स की क्रिया को अधिक समय मिलता है. डाइजेशन इज मेनली एक्स्ट्रासेलुलर बट इंट्रासेलुलर डाइजेशन आल्सो टेक प्लेस विच इज यूनिक एज इट इज अननोन इन अदर वर्टिब्रेट्स. पाचन मुख्यतः बहिकोशिकीय होता है, परंतु अंतःकोशिकीय पाचन भी होता है जो अद्वितीय है, यूनिक है, क्योंकि अन्य वर्टिब्रेट्स में यह अज्ञात है. इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस मेनली इन द फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ मिडगट डाइवर्टिक्यूलम. अंतःकोशिकीय पाचन मुख्यतः मिडगट डाइवर्टिक्यूलम की भक्षी कोशिकाओं में होता है. The digestive enzymes of Branchiostoma according to Barrington are amylase, lipase and protease. बैरिंगटन के अनुसार ब्रैंकियोस्टोमा के पाचन एंजाइम एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज होते हैं. पेप्सिन इज एब्सेंट इन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा अनलाइक अदर वर्टिब्रेट्स. ब्रैंकियोस्टोमा की डाइजेस्टिव एंजाइम्स में पेप्सिन एंजाइम अनुपस्थित होता है, जबकि दूसरे वर्टिब्रेट्स में यह उपस्थित होता है. Digested food is absorbed partly in midgut but mostly in hindgut and the undigested material is finally thrown out of anus. पाचित हुआ भोजन आंशिक रूप से मिडगट में अवशोषित होता है, लेकिन अधिकांशतः ये हाइंडगट में एब्जॉर्ब्ड होता है या अवशोषित होता है तथा अनडाइजेस्टेड अपाचित पदार्थ को अंत में एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. Occasionally some food particles may pass into atrial cavity and eventually engulfed by the phagocytic cells present in renal papillae on the floor of atrial cavity. कभी कभी भोजन के कुछ कण एट्रियल कैविटी में जा सकते हैं और अंततः एट्रियम के फर्श पर वृक्कीय अंकुरकों या रीनल पैपिली में वर्तमान भक्षी कोशिकाओं द्वारा निगल लिए जाते हैं. तो इस तरह से आज हमने एम्फिओक्सिस में पाचन तंत्र की कार्यकी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एम्फिओक्सिस अपने भोजन
को पानी से लेता है, किस तरह से इसकी आहार नाल कार्य करती है, आहार नाल के विभिन्न भागों में उपस्थित सील या जल की धारा को कैसे आगे बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ भोजन के कण कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीलिया के द्वारा सारी क्रिया हो रही है, इसलिए एम्फिओक्सिस को पक्षाभी या निस्पंदक भोजी सीलियरी या फिल्टर फीडर कहा जाता है। थैंक यू।